अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जी चीनी वज़ीर दिफ़ा की, जो कि दौरा कर रहे हैं ईरान का। बताना हमें आपको यह है कि अब तक अपने इस दौरे के दौरान जो चीनी वज़ीर दिफ़ा हैं वो ईरान में सियासी और अस्करी हुक्काम से बहुत अहम मुलाकातें कर चुके हैं। थोड़ा सा आज हमें आपको बताना यह है कि इस दौरे का असल में मकसद क्या है, क्योंकि ये दौरा जो है ये कैसे वक्त में किया गया है जब ईरान और दीगर जो आलमी ताकतें हैं उनके दरमियान वियना में जो जौहरी मुज़ाकरात थे जो बहुत अरसे से जारी थे वो अभी कुछ तातुल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इन मुज़ाकरात का जो मकसद था वो 2015 में तयशुदा, मगर अब मतरूक जो जौहरी मुआहिदा है उसकी बहाली है। अमेरिका की जानिब से इसकी बहाली के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं। ये बहाल होता भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन चीन भी इस मुआहिदे का एक अहम फरीक है। कल भी हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि अमेरिका ने खदशा ये जाहिर किया है कि ईरान चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना सकता है। ये बिलाशुबा अमेरिका के लिए परेशान कुन बात होगी और अब अमेरिका ये चाह रहा है कि बाकी लोग भी इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कोई ना कोई इस पर रद्द अमल का मुजाहरा करें। लेकिन जी अब चीनी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे तेहरान के दौरान जो मुलाकातें हुई हैं उनके अंदर कहा जा रहा है कि सारे मामलात ख़ासतौर पर अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं, ईरान के जो पाबंदियां हैं और जो मुतालिबात हैं इस जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से वो डिस्कस हुए हैं। क्या चीज़ें, क्या इत्तलात सामने आई हैं, ख़बरें क्या हैं हमारे पास, ये हमने सारी की सारी एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं। फिर तज्ज़िया क्या है ये जानने के लिए डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब इस रिपोर्ट के देखने के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। तेहरान और बीजिंग ने दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने के लिए इत्तफाक किया है। ईरान के आला फौजी कमांडर ने चीनी वजीर दिफा के तेहरान के दौरे के मौके पर यह ऐलान किया। चीन के वजीर दिफा वी फिंगहे ने तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी समेत आला ईरानी ओहदेदारों से मुलाकातें की और उनसे दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत की गयी। दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी ने ईरान जौहरी मुआहदे से मुतालिक अमरीका के एक तरफा निकलने का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि अमरीका जौहरी मुआहदे की आड़ में ईरान को शदीद दबाव में डालना चाहते थे, लेकिन आज वो बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हैं कि वो ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि चीनी वजीर दिफा के साथ मुलाकात में हमने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकों, हिकमत अमलियों के तबादले, तरबीती उमूर और दीगर मुश्तरका शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है ताकि हम दोनों ममालिक के इलाकों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सकें। दूसरी जानिब हालिया बरसों में ईरान और चीन के दरमियान फौजी ताल्लुकात मजीद गहरे हुए हैं। चीन में दोनों ममालिक ने रूस के साथ मिलकर शुमाली बहर हिंद में 2019 के बाद अपनी तीसरी मुश्तरका बहरी मशक़ें की थी। ईरान और चीन ने 2021 में दो तरफा इक्तिसादी और सियासी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए 25 साला ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। उधर एटमी तमराई की आलमी एजेंसी 1.5 साल से ईरान की जानिब से अफजुदा यूरेनियम की बाकियात के हवाले से तफसीलात की मुंतज़िर है। ये बाकियात एजेंसी के बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों को ईरान के 3 ठिकानों से मिली थी, ताहम तेहरान की तरफ से अभी तक वाज़ेह जवाबात सामने नहीं आए। बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस AP को दिए गए एक इंटरव्यू में रिफाइल ग्रोसी ने कहा कि ईरान ने यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत बढ़ा ली है और वो जदीद सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल में ला रहा है। वो उन्हें ऐसे मकामात पर मुंतकिल कर रहा है जहाँ ज्यादा महफूज महसूस हों। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी। बहुत सारे खदशात इसमें शामिल किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जिनसे हमने आपको आगाह किया, जो अमेरिका की जानिब से ज़ाहिर किए गए थे। ईरान ने अभी तक उस पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब ये जो चीनी वज़ीर दिफा की जानिब से जो दौरा किया जा रहा है इसको लेकर भी बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कहाँ तक में हकीकत है नहीं है, ये हम डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से जान लेते हैं। माहिर हैं जी बैनुल अक़वामी उमूर के, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। कलीम साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब ये फरमा दीजिएगा कि चीन और ईरान के हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं हैं। ख़ासतौर पर ईरान के हवाले से तो ख़बरें आती ही रहती हैं आए दिन। अभी ये जो चाइना में और ईरान में कुर्बतें बढ़ रही हैं, इसकी वजह यही समझी जाए कि कहीं ना कहीं अमेरिका को कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए ऐसा किया जा रहा है या नहीं? ये इन दोनों का अपना एक मामला है। चाइना सारी चीज़ों से हटकर ईरान से ताल्लुकात मज़ीद गहरे करना चाह रहा है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है।
मैं अगर हम चाइना और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, उनको जो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनसे काट के उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी एक अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकते। हम मोस्टली एक पैराडाइम है, उसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं आईआर में। ये पैराडाइम यूज करते हैं जब आप चाइना, ईरान या ग्लोबल ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हो। والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم कलीम साहब की आवाज़ नहीं आ रही है और स्टूडियो में एक दो और ऑडियोज़ भी आ रही हैं मेरे तक, तो प्रोड्यूसर साहब अगर आप इसको देख लें, रब्ता करने की दोबारा से कोशिश करते हैं जी। हालिया बरसों में ईरान और चाइना के दरमियान फ़ौजी ताल्लुकात ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हुए दिखाई देते हैं, मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। इस पर अमेरिका को ज़ाहिर है फ़िक्र भी लायक है, इसका बहुत बार इजहार भी किया जा चुका है, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है। और इस इनडायरेक्टली में कहीं ना कहीं ईरान के हवाले से ऐसी बातें करना भी शामिल है जिसकी ईरान हमेशा से नफ़ी करता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसकी बिल्कुल तरदीद कर दी जाती है। ऐसी एक बात ये भी है कि बहुत कलील मुद्दत में ईरान जो है वो जौहरी हथियार बना सकता है। ये बात की गई थी कल अमेरिका की जानिब से, इनफैक्ट आज से 2 रोज़ पहले अमेरिका की जानिब से, लेकिन अभी तक ईरान ने उस पर कोई जवाब दिया नहीं है। लेकिन ये खदशा अमेरिका का अपनी जगह पर मौजूद है। अब जब अमेरिका ये चाह रहा है कि 2015 वाले मुआहदे के अंदर वो वापस चला जाए ईरान के साथ, तो उस वक्त चाइना के ताल्लुकात जो हैं बढ़ते हुए वो कहीं ना कहीं बहुत सारा मैसेज जो है अमेरिका को दे रहे हैं। क्या मैसेज है, और वाक़तन ये मैसेज अमेरिका ही के लिए है। इसी पर मैं बात करी थी डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से। कलीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं डिस्कस कर रहा था कि ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त बड़ी हिजान की कैफियत से दो चार है। अगर आप ग्लोबल ऑर्डर को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं, और जब भी ग्लोबल ऑर्डर के अंदर ऐसी तब्दीलियां आती हैं तो जो आपके नए अलायंसेस हैं वो फॉर्म होते हैं। जैसे हम कोल्ड वार में देखते हैं, कोल्ड वार में हमारे पास बाइपोलैरिटी है, तो बाइपोलैरिटी के टाइम जो अलायंस थे, जब कोल्ड वार के बाद हमारे पास यूनिपोलैरिटी आई, तो वो यूनिपोलैरिटी के अलायंसेस बिल्कुल डिफरेंट थे। कोल्ड वार में यूक्रेन सोवियत रशिया का अलाय था, और पोस्ट कोल्ड वार टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि यूक्रेन यूएस के साथ अलायंस बना चुका है। तो पोस्ट कोल्ड वार के अलायंस कोल्ड वार से डिफरेंट थे। अब जब हमारे पास यूनिपोलैरिटी के बाद एक नया ऑर्डर आएगा जो मोस्ट प्रोबेबली एक बाइपोलैरिटी होगा, तो जो बाइपोलैरिटी के दरमियान जो अलायंसेस बनेंगे दुनिया में नए, वो यूनिपोलैरिटी से डिफरेंट होंगे। तो इस वक्त दुनिया जो सी है, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अ बाइपोलैरिटी। क्योंकि आप एक बाइपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं तो इस वक्त दो बड़े पोल्स इमर्ज हो रहे हैं, एक तरफ यूएस, एक चाइना है, और यूएस अपने अलायंसेस ढूंढ रहा है, दुनिया में नए अलायंसेस बना रहा है, चाइना भी अपने नए अलायंसेस फॉर्म कर रहा है, और ये चीज हमें नजर आएगी। और ये जो अभी चाइना के जो मिनिस्टर थे, इनका जो ईरान का विजिट हुआ, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो मार्च 2021 में एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन हुआ था ईरान और चाइना के दरमियान। ये मार्च 2021 की बात है, और ये 25 ईयर्स का पैक्ट था। अगर ये 2021 में साइन हुआ है तो ये पैक्ट तकरीबन 2046 तक चलेगा। और इस पैक्ट के अंडर चाइना जो सा है वो ईरान के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट इट्स रीचिंग अबाउट $400 बिलियन। आप देखें कि सी पैक के अंडर जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, इट्स अराउंड अबाउट $60-70 बिलियन। ये उससे ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, $400 बिलियन जो चाइना ईरान में करने जा रहा है। और जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है वो ईरान के ऑयल सेक्टर में कर रहा है। और फिर चाइना और ईरान जो सा है उसका सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इस वक्त चाइना है। इन दोनों का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन $20 बिलियन का है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एससीओ का मेंबर बन जाए, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का। और इसमें रशिया ऑलरेडी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। चाइना के कुछ रिजर्वेशंस थे, मेरे ख्याल से इस स्ट्रेटेजिक पैक्ट के बाद चाइना की रिजर्वेशन भी खत्म हो गए हैं, और आने वाले दिनों में हमें ये भी नजर आ सकता है कि ईरान एससीओ का एक परमानेंट मेंबर बन जाए, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का। फिर यूएस के भी इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद जो दुनिया में ऑयल क्राइसिस आया है, उस ऑयल क्राइसिस के नतीजे में ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल की सप्लाई बहुत कम है मार्केट में, और क्योंकि रशिया का ऑयल नहीं आ रहा मार्केट में। उस सप्लाई की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए यूएस चाहता है कि ईरान का जो ऑयल है उसको मार्केट में लाया जाए। इस वजह से जो और जो ट्रंप की पॉलिसी थी टुवर्ड्स ईरान वो डिफरेंट थी। ट्रंप का स्टैंड ईरान की तरफ बहुत हार्ड था। बाइडन की जो पॉलिसी है ईरान की तरफ वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाइडन का जो स्टैंड है ईरान की तरफ वो बहुत सॉफ्ट है, और वो चाहेंगे बाइडन के एक ईरान के साथ एक पीस डील साइन हो जाए,
और ईरान का ऑयल मार्केट में आने से जो रशिया के ऑयल और गैस मार्केट से गायब हुआ है, उसकी इस जो कमी पीस है वो डील में तो मुश्किलात क्या हैं? क्यों बार बार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आकर, चलें उसको हम डेडलॉक ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं तातुल सा एक ज़रूर आ जाता है इन मुज़ाकरात के अंदर। आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगी कि जो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा, अगर थोड़ा सा उसकी डेप्थ में हम और चले जाएं। जो ये सोचा जा रहा है कि अगर अमेरिका के ताल्लुकात किसी मुल्क से अच्छे हैं तो उसके चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, और अगर अमेरिका के ताल्लुकात जहाँ जहाँ ख़राब हैं वहाँ चाइना की जानिब से कोशिश की जाती है कि वो अपने ताल्लुकात वहाँ पर सही कर ले। ये बात सही है? ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बाइपोलैरिटी में ऐसे ही होगा, जो चाइना के अलाई होंगे वो यूएस के अलाई नहीं होंगे, और जो यूएस के अलाई होंगे वो चाइना के अलाई नहीं होंगे। और अगर हम ये जो बाइपोलैरिटी है ये कैसे शेप हो रही है आप इस पे देखें, तो जो यूरोप है इस वक्त, यूरोप वो कंप्लीट अमेरिकन कैंप में चला गया है। जर्मनी वाहिद कंट्री था जो थोड़ा रेजिस्ट करता था यूरोप में, लेकिन अब जर्मनी भी अमेरिका के साथ फुली अलाइन हो गया है। तो यूरोप जो सा है हम देख रहे हैं कि वो अमेरिकन कैंप में चला गया है, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो एशिया है वो चाइना के कैंप में जा रहा है। क्योंकि इंडिया की तरफ से यूएस को जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था यूएस, वो नहीं मिल रही। अब तो जयशंकर ने बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ दी है अभी रिसेंटली। तो इंडिया भी चाइना के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो हम फ्यूचर में ये देखेंगे कि एशिया में चाइना की डोमिनेंस ज्यादा होगी, चाइना एज ए हेजेमन यहाँ पे एक्ट करेगा, और यूरोप में यूएस की डोमिनेंस होगी, और दुनिया इस तरह दो कैंप्स में डिवाइड हो जाएगी आने वाले दिनों में। ठीक है। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं ईरान के हवाले से, जहां चाइना ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, बाइडन के हवाले से आपने कहा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वहीं कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिन्हें हल्का नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि रिपोर्ट एक ये भी आई है कि यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो ईरान बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। तफसीलात जो हैं वो कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कि जी मंजर आम पर आ सकती हैं, आ भी रही हैं। अमेरिका ने अभी 2 रोज़ पहले बड़े खुले अल्फाज में ये कह भी दिया है जौहरी हथियारों की तैयारी के हवाले से लेकर। लेकिन ईरान इस पे खामोश क्यों है? इससे पहले तो हमने ऐसी खामोशी कभी नहीं देखी है। जब भी कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है फ़ौरन से रिएक्शन आता है, जवाब आता है। तो अब की दफ़ा ये खामोशी किस बात का इंदिया है सर? ईरान की इंटेंशन तो शुरू से थी कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे हम। वो पहले भी उनके पास रिएक्टर भी थे, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन फिर आईएई की वजह से वो अपना जो प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन ये बात है, ऐसी बातें हैं कि ईरान बहुत क्लोज है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। और लेकिन हमने यहाँ एक चीज देखी कि यूएस के सैंक्शन ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट से नहीं रोक सके। तकरीबन मेरे ख्याल से 2 डिकेड्स हो गए हैं, 3 डिकेड्स हो गए हैं ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डेवलप हो रहा है। तो अब यूएस अगर एज ए सैंक्शन से ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोक सका, तो दूसरा रास्ता डिप्लोमेसी है। जो अभी डील है ईरान +6 डील जो अभी रिस्टोर होने जा रही है, अगर ये हो जाती है तो उसमें डिप्लोमेटिकली ईरान ने कंसीड किया है कि मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों तक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप नहीं करेगा। तो डिप्लोमेटिकली आप ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने से तकरीबन 8-10 साल तक रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप ईरान को सैंक्शन लगा के रोकने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ईरान 1-2 सालों में अपना न्यूक्लियर जो वेपन है वो डेवलप कर लेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब यूरोप ये समझ गया है, यूएस समझ गया है कि सैंक्शन से ईरान को नहीं रोका जा सकता। बेहतर है कि ईरान को डिप्लोमेटिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो डेवलपमेंट है उसको करने से रोका जाए। ठीक है जी, तरीक़ाकार जो है अब वो अब तब्दील करना होगा। पहले जो एफ़र्ट्स की गई हैं रोकने के लिए ईरान को, वो कारआमद साबित नहीं हुई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, आप मौजूद थे, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, ख़ास तौर पर ईरान, चाइना, अमेरिका को लेकर हमारे साथ बात कर रहे थे, इनके तीनों के दरमियान ताल्लुकात को। अब हम यमन की बात कर रहे होंगे। यमन में आप जानते हैं कि जो नई तश्कील शुदा यहाँ की सदारती काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई है। इन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया है, जद्दा में भी लोग अभी भी मौजूद हैं। हम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों के मकासद क्या हैं और इससे फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं? यमन में जारी जो इतनी बड़ी खाना जंगी है वो इससे ख़त्म हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? इस पर गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे असद महमूद साहब, वो अपना तज्ज़िया, अपना तबसरा शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे हैं।
रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर वो शक में न पड़े और अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे। यही लोग सच्चे हैं। बिल्कुल जी, शाह सलमान और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकातें हुई हैं। यमन की जो नई तश्कील शुदा सदारती काउंसिल है, आप जानते हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं उनको सौंप दिए थे, क्योंकि बहुत अरसे से वो एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अमन और उस तरह से कायम वो नहीं कर पाए। अब ये उम्मीद की जा रही है कि सदारती काउंसिल कुछ ना कुछ अमन के लिए कोशिशें करेगी। इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में ये लोग जद्दा में मौजूद हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, बातचीत की जा रही है। शाह सलमान ने भी काउंसिल के लिए मुमलिकत की हिमायत का एक बार फिर से अदा कर दिया है। सऊदीया इनके साथ खड़ा है, जिस तरह की भी मदद कर सकेगा यमन में अमन के क़याम के लिए उस तरह की मदद की जाएगी। लेकिन सऊदीया का कहना यह है, ये मुलाकात के मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कि उनकी ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि यमन के अंदर सलामती और इस्तेहकाम का जो अमल है वो तेज़ी से हो और यहाँ पर अमन वाक़तन कुछ अरसे में दिखाई भी दे। अब ये जो मुलाकात हो रही है, नई काउंसिल किस तरह से सालसी का किरदार अदा कर रही है और क्या अब यमन की सूरत हाल बेहतर होने के चांसेस हैं इस काउंसिल की मौजूदगी में और इस तरह से मुतहरिक होने में, ये पहले आपको एक पैकेज में दिखाते हैं। फिर असद महमूद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे उनका तज्ज़िया भी जानेंगे। यमन की नई तश्कील शुदा रियासती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर इरशाद मोहम्मद अल अलीमी ने अपने हल्फ बर्दारी के बाद सऊदी अरब के पहले सरकारी दौरे पर जद्दा में मौजूद हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक यमनी कौंसिल की सऊदी फरमानवा शाह सुलेमान और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात भी हुई। सऊदी फरमानवा शाह सुलेमान ने मुलाकात में नई तश्कील शुदा कौंसिल के लिए मुमलिकत की हिमायत का अयादा किया और यमन और उसके अवाम के लिए सलामती और इस्तेहकाम के उसूल में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। डॉक्टर इरशाद अल अलीमी और उनकी काबीना की जानिब से भी यमन में अमन व इस्तेहकाम कायम करने की सऊदी कोशिशों को सराहा गया। इस वक्त यमन के हौसी बागियों और सऊदी अरब के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी के बाद 2 माह की जंगबंदी पर अमल दरामद जारी है। 2 अप्रैल से शुरू होने वाली जंगबंदी के बाद यमन में क़याम अमन के लिए नई उम्मीद पैदा हो गई है। चंद दिन कबल ही हौसी बागियों ने जंग के लिए बच्चों की भर्ती और उनके इस्तेमाल बंद करने पर रजामंदी जाहिर करने के साथ अपनी सफों में मौजूद बच्चों की शनाख्त करके उन्हें 6 माह के अंदर रिहा करने का अहद भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनवरी में जारी आदादुशुमार से इंकशाफ हुआ था कि यमन की खाना जंगी के दौरान हौसी बागियों ने तकरीबन 3500 बच्चों की भर्ती और तैनाती की है। 7 साल से जारी जंग में हौसी बागियों के उकसाने पर हजारों बच्चों ने जंगी तरबियत हासिल करके बाकायदा जंग में हिस्सा लिया, जबकि जनवरी 2020 से मई 2021 के दरमियान तकरीबन 2009 में जंगजू बच्चे हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से यमन में 1 करोड़ 90 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। इस सूरत हाल को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में 1,60,000 से ज्यादा को कहत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आलमी मीडिया का कहना है यमन तनाज़े को आलमी तनाजुर में बड़े पैमाने पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी जंग के तौर पर देखा जाता है। हौसियों का मौक़िफ़ रहा है कोई करप्ट निज़ाम और गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में हालिया पेश रफ्त और नए सदारती कौंसिल के क़याम से यमन जंग के खात्मे के साथ हालात में बेहतरी आने की एक नई उम्मीद जाहिर की जा रही है।
उम्मीद इसलिए भी जाहिर की जा रही है कि जी इकदाम बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। एक इकदाम ये भी किया गया है अरब इत्तेहाद की जानिब से जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कहा जा रहा है। 163 हौती बागी ऐसे हैं जो कैद में थे। क्यों कैद में थे? क्योंकि इन्होंने यमन से जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोशिशें हो रही थी, कार्रवाइयाँ हो रही थी, उनमें हिस्सा लिया था। अब इनको रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है, रिहा कर भी दिया जाएगा। जल्दी इनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो अरब इत्तेहाद की तरफ से किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि यहाँ पर अमन मुज़ाकरात जो हैं उनको किसी तौर आगे बढ़ाया जा सके। हौती बागियों को ये मैसेज दिया जा सके कि हमारा मकसद, अरब इत्तेहाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अमन का क़याम है और कोई मकसद नहीं है। इस मकसद में वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे ये असद महमूद साहब हमें बताएंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया असद साहब, आप हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर मौजूद हैं। असद महमूद साहब, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट, एक तो ये नई काउंसिल की जानिब से और फिर अरब इत्तेहाद की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है 163 हौती बागियों को छोड़ने का। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो यमन में जो कुछ पिछले 7.5 सालों से हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, एक ऐसा जिसको कहते हैं कि ख़राब और बदतरीन इंसानी अलमिया हमने अपने सामने देखा। आप यकीन मानिए कि जब इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं, आप देखें पिछले 7.5 साल के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूँगा, कोई 24,000 से ज़्यादा तो वहाँ पर एयर अटैक्स गए हैं यमन के अंदर। और जिस तरीके से वहाँ पे आपने यमन के अंदर, अदन के अंदर और जो दूसरे शहरों के अंदर जो तबाही बर्बादी जिस तरीके से आपने देखी, आई वुड से कि यू डोंट बिलीव कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सदारती कौंसिल की तश्कील हुई है, और सऊदी अरब तो पहले कहते थे कि नहीं, हम इनके साथ एक लिहाज से जंगबंदी करना चाहते हैं, किसी सूरत के अंदर भी हम कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं लेके जाना चाहते। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि देखें, अगर 5 अदवार हो चुके हैं सऊदी अरब के और ईरान के आपस में मुज़ाकरात के, और जो आखिरी दौर 5वां हुआ है उसके अंदर भी बड़ी बेहतर खबरें उन्होंने दी हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब आप देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जो हौसी बागी हैं या उनके जो जंगी कैदी थे, नेचुरली वो उनको छोड़ने जा रहे हैं। इट्स ए गुड जेस्चर। वाई? बिकॉज ये 2 महीने का आपने देखा कि एक वो टूस आपको नज़र आया, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह का सीज़ फायर, सर्टली रमज़ान का महीना है, अभी ईद इसके बाद आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यमन के लोगों ने जो सफ़र किया पिछले 7.5 सालों के अंदर, ठीक है, आप कहने को तो आप कह सकते हैं कि ये सारे का सारा इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। चाहे आप उसके अंदर होती इसको लेते हैं, साले उनके जो प्रेसिडेंट साले थे उनको लेते हैं, हादी को एक लिहाज से लेते हैं, बट एक्चुअली सारी चीज़ के अंदर सफ़र किसने किया? सफ़र तो किया सिर्फ वो यमन के लोगों ने। और आप बड़े हैरान होंगे कि ये शुरू कैसे सिलसिला हुआ। ठीक है, देयर वर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन बिफोर दैट इसके अंदर, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर IMF आया, उन्होंने 550 मिलियन की उन्होंने एड दी, उनको एड नहीं बल्कि कर्ज दिया, और कहा जी कि फ्यूल के ऊपर जो आपने इनको रिलीफ दिया हुआ है आप उसको हटा देंगे और उसके बाद जो है आप अपनी बाकी इस्लाहात लेकर आएंगे। एक्चुअली जो उस वक्त की हुकूमत थी उसने ये सारा कुछ किया, और वो फिर एक ऐसा इग्नाइट किया उस सारे सिलसिले को कि चंद ही हफ्तों के अंदर आपने देखा जी कि जो नॉर्दर्न यमन था उसके ऊपर हौती बागी जो थे वो उन्होंने कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंट साले ने उनको एक लिहाज से ज्वाइन कर लिया, प्रेसिडेंट हादी को वहाँ से निकलना पड़ा, एक स्टेज आई उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, वो सऊदी अरब के अंदर चले गए। सो आई वुड से कि देखें ये सारी चीज़ों को जब आप करते हैं और फिर 7.5 साल के अंदर देखें ना, अगर आप ये कहते हैं कि 24,000 अगर एयर सॉर्टीज़ वहाँ पर गई हैं और 4,000 ड्रोन्स या मुख्तलिफ तरह के वेपन्स जो कि फायर किए गए सऊदी अरब के अंदर, उनको एक लिहाज से उसको मना किया, रोका गया, उसको एक लिहाज से रिटेलिएट किया गया, उनका तोड़ निकाला गया। इन 7.5 सालों के अंदर जो दिफा के ऊपर अखराजात हुए, चाहे वो उसके अंदर UAE को आप लेते हैं, हौती बागियों को लेते हैं, आप सऊदी अरब का ले लें, और आप यकीन माने सऊदी अरब ने 2020 के अंदर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 57 बिलियन US डॉलर उन्होंने खर्च किए इस दिफा के ऊपर। 2021 के अंदर उन्होंने 50 बिलियन खर्च किए और 2022 के अंदर उन्होंने कहा कि हम 46 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक आर्म फोर्सेस रखनी है, उनको मेंटेन करना है, बट इमेजिन करें इसके ऊपर मैक्सिमम ये आर्मामेंट से, ये वेपन सारे आए किधर से? 79% केम फ्रॉम USA, 9% केम फ्रॉम UK, 4% केम
फ्रांस और इवन कनाडा से। सो यू कैन मेक आउट, यानी वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर जो असलहा साज फैक्ट्रीज चल रही हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल। उनका कारोबार मतलब और कोई कारोबार दुनिया में नहीं चल रहा। ये लोग तो चाहेंगे कि इस तरह की जो भी सूरत हाल है वो तो रहनी चाहिए, यहाँ पर तो अमन का क़याम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जितना भी तनाज़ा है ख़ास तौर पर यमन का, इसको अगर बड़े तनाजुर में देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इसको प्रॉक्सी जंग के तौर पर देखा जाता है कि ये उसी ही की वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है। लेकिन 2 दिन कबल हमने ये खबर दी थी कि इन दोनों ममालिक के दरमियान, सऊदीया के दरमियान, ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ है। ईरान ने इस बात की तस्दीक भी की कि इसमें बड़ी पॉजिटिविटी थी, बहुत ज़्यादा मुस्बत उन्होंने इसको करार दिया है, संजीदा करार दिया है। तो ये जो यमन में सूरत हाल हमें पिछले कुछ 1 महीने से बेहतर दिखाई दे रही है। हम ये समझें कि चूँकि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसकी यही वजह है। तो फिर तो ठीक है, अगर ईरान और सऊदीया के मामला आपस में तय हो जाते हैं तो यमन का मामला तो फिर दिखता है कि ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा ना असद साहब। बीइंग अ मुस्लिम और मेरा ख्याल है एक इंसान होने के नाते मेरा ख्याल है हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि वाकई ये जो मिजरीज़ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं यमन की, ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर सऊदी अरबिया और फिर ईरान एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, और सर्टनली पिछले 7.5 सालों के अंदर दुनिया तो ये कहती चली आई ना कि जी हाँ ये प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, चाहे उसके अंदर हिजबुल्लाह का भी नाम लिया जाता है, ईरान के प्रॉक्सी का भी नाम एक लिहाज से लिया जाता है, और वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कह लें, रीजन के अंदर उसको होल्ड करना या उसका काबू करना मुख्तलिफ जगहों को, सर्टली यही सारी चीज़ें आपको नज़र आती थी। बट इसके बावजूद मैं आपसे कहूँगा, मेरा ख्याल है कि अब सऊदी अरब को भी और इवन ईरान को भी, और फिर जो दूसरी इवन यूएई की भी अगर आप बात करते हैं, और फिर वो ममालिक भी, यानी आप इमेजिन करें कि नॉर्थ कोरिया से भी एक लिहाज से इनको वेपन आते रहे, इरिट्रिया से इनको वेपन आते रहे। आई एम टॉकिंग ऑफ दी हुतीज़। इसका मतलब है कि अगर 4000 उन्होंने ड्रोन्स या मिसाइल्स या लॉन्ग रेंज वेपन्स फायर किए पिछले 5 सालों के अंदर सऊदी अरब के अंदर, तो यू कैन मेक आउट कि किस कदर पैसा इनको एक लिहाज से दिया गया। तो मैं ये फील करता हूँ कि ये ऐसी एक वर्स्ट किस्म की, मतलब मैं समझता हूँ कि जो इंसानी अलमिया है, और ये ऐसा मुल्क जिसकी 3 करोड़ की आबादी है, और उसके अंदर 75% वो लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। आप एक और मैं आपसे कहूँगा, सब इसी तरफ आना चाह रही थी, उसी अवाम की बात करना चाह रही हूँ, इन्हीं अवाम की बात करना चाह रही हूँ जो बिल्कुल पिसे हुए हैं इन हालात की वजह से। बहुत ज़्यादा बातें भी की जा रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी कहा जा रहा है जी मदद चाहिए, लेकिन जो मदद की जा रही है वो उस तरह से पूरी नहीं पड़ रही है। आप क्या समझते हैं कि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने के लिए कौन से ऐसे हंगामी इकदाम हैं जो किए जाने चाहिए? 3 अरब डॉलर्स एक बहुत बड़ी अमाउंट जो सऊदीया ने अनाउंस की थी, लेकिन दिखता यही है कि जी अभी तो और बहुत कुछ करना बाकी है इनके लिए फौरी तौर पर। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि देखिए ना, अगर रफली एस्टिमेट ये करते हैं जी कि 3,70,000 से ज़ायद लोग इस 7.5 सालों में मारे गए, जिसके अंदर मैक्सिमम तादाद जो है वो उन लोगों की है जो सिविलियन हैं, ये वो बच्चे हैं। और वो क्यों? वाई? बिकॉज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज़, खाना नहीं है। आप इमेजिन करें, आपने इंसानियत को इतने बुरे हाल के अंदर यमन को देखा है। इट्स अनबिलीवेबल कि दिस इज़ हैपनिंग एक्चुअली इन 21st सेंचुरी की अगर हम ये बात करें। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप से कि शायद सऊदी अरब की आती है और फिर यूएई की आती है कि हाँ उनको आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ वंडरफुल जेस्चर कि उन्होंने $3 बिलियन की बात की है। भाई इस साल सऊदी अरब 46 बिलियन ना खर्च करे ना अपने डिफेंस के ऊपर, वो कहे जी 40 बिलियन में खर्च करता हूँ, 6 बिलियन मजीद जो है वो चिप इन करता हूँ मैं यमन के लोगों के लिए। मैं समझता हूँ इट इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी गुड जेस्चर, और एक बड़ा बेहतर एक लिहाज से वो मैं समझता हूँ कि एक सऊदी अरब का जेस्चर होगा टुवर्ड्स यमन। और आई स्टिल फील, विश, होप एंड प्रे कि अब ये जो जंगबंदी अभी चली है, 1 महीना इसको होने वाला है, इसको दूसरा महीना भी आएगा, इसको आगे चलना चाहिए और इसका कोई पायदार और हल होना चाहिए। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं के साथ मुझे आपको शुक्रिया बोलना है असद महमूद साहब। वक्त आज हमारे पास कम है, रिपोर्ट्स और भी हैं, पैकेजेस हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, मुख्तलिफ खबरें जो मैं देखने वालों से शेयर करनी है। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, रिक्वेस्ट पर आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपके वक्त के लिए। आगे हमें बढ़ना है और बात अब हमें करनी है रूस यूक्रेन जंग की, जो कि 64वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। हो ये रहा है कि मशरक़ी इलाकों में रशिया की जो जारहियत है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूक्रेनी फ़ौज का कहना यह है कि रूसी अफवाज मशरक़ी सूबों में हमले
हमले तेज़ कर चुकी हैं और यहाँ शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो इल्ज़ाम है जो यूक्रेन की जानिब से बहुत पहले से लगाया जा रहा है। अलबत्ता बहुत इसकी तरदीद भी की जाती रही है रशिया की जानिब से, लेकिन खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फोर्सेस ने कई देहातों पर कब्जा भी कर लिया है। दूसरी जानिब नेटो रूस के खिलाफ बरसों तक जंग में कीव का साथ देने के लिए तैयार है और नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कीव को सोवियत दौर के पुराने हथियारों से जदीद मगरबी फौजी साजो सामान तक आगे बढ़ने में मदद करना भी शामिल है। उन्होंने यूक्रेन की फ़ौज को भेजे गए जंगी साजो सामान के पहुंचने की तस्दीक भी कर दी है। कहा यह जा रहा है कि साजो सामान जब यहाँ पर मिल जाएगा तो जो रशिया है उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जी हमारे पास एक पैकेज मौजूद है इस बारे में, इस जंग को लेकर क्या अपडेट्स हैं रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले को 64 रोज हो गए हैं। मशरकी यूक्रेन का इलाका डुम्बास मॉस्को फोर्सेज की जारहियत का मरकज बना हुआ है और कई देहातों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक कीव से 1150 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कीव पुलिस के सरबराह का दावा है कि उनमें से 50 से 70% मरने वालों के जिस्मों पर गोलियों के निशानात थे जो छोटे हथियारों से चलाई गई। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी फौजों ने इस शहर पर कब्जे के दौरान उन शहरियों को हलाक किया। रूस इस बात की तरदीद करता है कि उसने जंग में शहरियों को हलाक नहीं किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने 24 घंटों के दौरान 400 रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान रूस के 22,800 फौजी मारे गए, 187 तैयारे, 155 हेलीकॉप्टर और 970 टैंक तबाह कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2390 बख्तरबंद गाड़ियां, 431 तोपों, 150 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और 71 मार्टर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब नेटो रूस के खिलाफ बरसों तक जंग में कीव का साथ देने के लिए तैयार है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कीव को सोवियत दौर के पुरानी हथियारों से जदीद मगरबी फौजी साजो सामान तक आगे बढ़ने में मदद करना भी शामिल है। भेजे गए हाउटर सिस्टम के अलावा तोपखाने और गोले यूक्रेन पहुंचाए जा चुके हैं। कोई भी इस जंग को वुसअत देना नहीं चाहता। किसी भी फरीक को इस जंग को जौहरी जंग में तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। क्रेमलिन ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी से यूरोपीय सलामती के लिए खतरनाक करार दिया है। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूसी हमलों से पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए छीने गए असासों को इस्तेमाल करने की तजवीज पेश की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जब्त शुदा इमलाक की रकम यूक्रेन को मुंतकिल करने का इंतजाम किया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन जंग के सबब रूस और अमेरिका के दरमियान शदीद तनाव के बावजूद दोनों मुल्कों ने कैदियों का तबादला किया है। अमेरिका ने एक रूसी पायलट को रूस के हवाले किया है जिस पर कोकेन अमेरिका में स्मगल करने की साजिश का इल्जाम था। इसके बदले रूस ने साबिक अमेरिकी फौजी को वाशिंगटन के हवाले किया है जो रूसी पुलिस एहलकारों को जदोकूब करने के इल्जाम में 3 बरस जेल में था। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये तबादला सरहदी सिफारती बातचीत का हिस्सा नहीं और न ही इसका मतलब यूक्रेन के मामले पर अमेरिकी नुक्ता नजर में तब्दीली है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में अब हमें रुख करना है बर-ए-आज़म अफ्रीका का। वहाँ का रुख हमें इसलिए करना है कि जब यहाँ पर खाना जंगी के दौरान बहुत बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं तो उन बारूदी सुरंगों का बहुत सारी जगहों से सफाया नहीं किया जा सका है। और ये बारूदी सुरंगें अब किसको नुकसान पहुँचा रही हैं? बड़ों को तो नुकसान पहुँचा ही रही हैं, लेकिन ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। बच्चे ज़ाहिर है कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं, ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। ये अब उनके माजूर होने का सबब बनती जा रही हैं। शिमाली इथियोपिया में टिग्रे फोर्सेस और हुकूमत के दरमियान नवंबर 2020 के दौरान कशीदगी बढ़ने के बाद से कई इलाकों में नाज़रीन फ़ौज और बागियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। हुकूमत और बागियों के दरमियान जंग में हज़ारों अफराद मारे गए थे, लेकिन वफाकी हुकूमत के गुज़श्ता माह इस जंग में एक तरफा जंगबंदी के ऐलान के बाद मार्च के आखिर में इसमें बहुत ज़्यादा नरमी आई है। लेकिन उसके बावजूद जब ये जंग बंद हो चुकी है तो बारूदी सुरंगें जो हैं वो चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि हर हफ्ते 25 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो बारूदी मवाद के मुकाबले आने की वजह से उससे कहीं ना कहीं ज़ाहिर है टकरा जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। कई बच्चे जो हाथों से पाँव से माजूर हो जाते हैं, मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग जो अस्पताल पहुंचते हैं रिपोर्ट हो जाते हैं, वो 25 से 30 उनकी तादाद हफ्ते में बताई जा रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में रिपोर्ट ही नहीं हो पाता है। क्या सूरत हाल है, कैसे से निपटा जा सकता है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
इथोपिया में बारूदी सुरंगें और जायाशुदा बारूदी मवाद बच्चों की हलाकत और माजूरी का सबब बनने लगा। इथोपिया में हालिया खानी जंगी के बाद अब हालात में थोड़ी बेहतरी तो आई है, लेकिन शुमाली इथोपिया के टिग्रे रीजन में अवाम को एक नए खतरे का सामना है। खाना जंगी के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंगें और गैर इस्तेमाल शुदा या फेंका गया गोला बारूद न सिर्फ इंसानी सरगर्मियों में रुकावटें डाल रहा है, बल्कि बड़ी तादाद में बच्चों को माजूर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जख्मी बच्चों की असल तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि खाना जंगी के बायस इलाके में सेहत की सहूलियात की भी शदीद कमी है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अफार के सबसे बड़े अस्पताल में दिसंबर से फरवरी के दरमियान हफ्ते में 25 बच्चे बारूदी मवाद को छूने से या करीब जाने से जख्मी हुए और अब माजूरी का शिकार हैं। टिबी माहिरीन का कहना है कि मरीज हमें खुद बताते हैं कि आया उन्होंने कोई जायाशुदा दस्ती बम हाथ में लिया या किसी ऐसी जगह पैर रखा जहां बारूदी सुरंग थी और वो फट गई। अफार की एक और हेल्थ केयर सेंटर में चंद दिन पहले एक 20 साल नौजवान एक हाथ से माजूर हो चुका है। वहां मौजूद डॉक्टर का कहना है कि इलाके में खाना जंगी रुकने के बाद गुज़िश्ता एक माह के दौरान उनके पास ऐसे 50 मरीज आ चुके हैं जो बारूदी मवाद से जख्मी हुए। इथोपिया की वजारत सेहत ने बारूदी सुरंगों और मवाद से जख्मी होने वाले अफराद के बारे में लाइल्मी जाहिर की है। इथोपिया में हुकूमत और बागियों के दरमियान पिछले कई सालों से महाज आराई जारी थी, लेकिन नवंबर 2020 में टिग्रे फोर्सेस की मुल्क के दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी के ऐलान के बाद सूरत हाल संगीन हो गई थी और हुकूमत ने शुमाली इथोपिया के इलाके टिग्रे में बागियों का कला कमा करने के लिए इमरजेंसी नाफिज करते हुए अफवाज इलाके में भेज दी थी। टिग्रे के साथ साथ अफार और अम्हारा के इलाके में इस जंग ने शदीद तबाही मचाई। हुकूमत और बागियों के दरमियान जंग में हजारों अफराद मारे गए थे। वफाकी हुकूमत के गुज़िश्ता माह इस जंग में एक तरफा जंग बंदी के ऐलान के बाद मार्च के आखिर से इसमें नरमी आई है। 25 अप्रैल को टिग्राई फोर्सेस ने भी अफार से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल तो बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन बारूदी हादसात में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग ने लाखों अफराद को कहत की सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है और तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। इलाके की रहायशी अब इस वजह से कुओं से पानी लाने और खेती बाड़ी की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने से खौफजदा हैं, जो कि शुमाली इथोपिया की बहाली की कलीद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।